हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल और उनकी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया था जिसकी कुछ लिमिटेशंस थी, और उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो थर्ड स्टेप था इन द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये एक ऐसा मॉडल था जो कि एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स पर बेस्ड था, जबकि थॉमसन का जो मॉडल था वो प्योरली इमेजिनेशन थी। लेकिन थॉमसन का मॉडल एक बार पहले भी रिजेक्ट हुआ है बाय जापानीज साइंटिस्ट नगाओका, जिन्होंने ये कहा था कि जो अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो दे कैन नॉट पेनिट्रेट ईच अदर, एक दूसरे के अंदर धसे हुए वो पार्टिकल नहीं रह सकते। अट्रैक्शन तो होती है लेकिन वो एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते पार्टिकल्स। ये बात हंतारो नागाओका ने कही थी, और इसी बेसिस पर थॉमसन का मॉडल रिजेक्ट हो गया था। अब रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया जिस मॉडल की वजह से नील्स बोहर ने भी अपना एक मॉडल दिया बाद में, और जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था उसको हम आज जानते हैं द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। बेसिकली क्या था? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट था जो कि अर्नेस्ट मार्सडन और हांस गीगर ने अंडर द गाइडेंस ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड किए थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इन द 1910s। 1910 के एरा में ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। अब ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली था क्या कि इसमें एक सोर्स ऑफ रेडिएशन था, बेसिकली कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था जो कि अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर सकता था। रेडियम था बेसिकली, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते थे। उसके बाद उसके जो पाथ में एक पिन होल था जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स की बीम थी उसको नैरोअर बीम में कन्वर्ट किया जाता था। और नेक्स्ट क्या था? एक गोल्ड की फॉयल, 1000 एटम थिक गोल्ड फॉयल उसके अपरेटस में थी। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इसीलिए बोलते हैं। लेकिन गोल्ड ही क्यों? यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भी अदर मेटल्स अगर प्रेजेंट थी तो गोल्ड ही क्यों? गोल्ड बेसिकली इसलिए क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी वो मैक्सिमम होती हैं। गोल्ड जो है वो मैक्सिमम मेलेबल मेटल है और मैक्सिमम डक्टाइल मेटल है, इसलिए गोल्ड को चूज किया गया फॉर एक्सपेरिमेंट्स। और नेक्स्ट जो था, अपरेटस के अंदर एक स्क्रीन प्रेजेंट थी कोटेड विद जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड में बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई पार्टिकल्स उसके साथ स्ट्राइक करते हैं तो वो ग्लो करने लगता है, यानी कि फ्लोरेसेंस एक फिनोमेना होता है। तो जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंस शो करता है। अब बेसिकली वो क्यों करता है फ्लोरेसेंस? वो जिंक सल्फाइड में क्यों होती है? क्योंकि उसके पास हर सब्सटेंस के पास बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, और उन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जब होती हैं तो एक बार तो वो एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो वापस नॉर्मल होगा तो जो एनर्जी एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी हमें ग्लो के रूप में दिखाई देती है। और एक अभी आगे इसमें रेफरेंस आएगा सिंटिलेशन, एक वर्ड होता है सिंटिलेशन। बेसिकली एक डिवाइस होता है सिंटिलेशन काउंटर, वो
पार्टिकल्स को डिटेक्ट करके साउंड प्रोड्यूस करता है, सिंटिलेशंस प्रोड्यूस करता है, वो भी यहाँ पर लगाया गया था। अब हम ये देखते हैं कि अगर थॉमसन्स मॉडल सही होता तो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट क्या होने थे। तो अब आप ये याद रखेंगे, जो क्वांटम लेवल होता है, जो एटॉमिक लेवल होता है, उसमें सॉलिड मैटर नाम की कोई चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है सॉलिड क्या होता है एटॉमिक लेवल पे। इसलिए जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनको सबको सीधा निकल जाना चाहिए था, रिबाउंड बैक हुए थे वो। ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि वे रिबाउंड हो जाते हैं या डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए था उन्हें। वो किस लिए होता था कि सीधे क्यों निकल जाने चाहिए, क्योंकि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन थॉमसन्स एटम कुड नॉट डिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल्स एट नोटेबल डिग्रीज, कि वो इतना वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है कि वो डिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता उसको। और वो वीक क्यों था इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, एक कूलम्स लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग जो जितना बड़े वॉल्यूम पर कोई चार्ज डिस्पर्स है, उस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट द सरफेस ऑफ दैट वॉल्यूम उतना ही कमजोर हो जाएगा जितना वो वॉल्यूम बड़ा होगा। तो मोस्ट डिफ्लेक्शंस वुड बी इन फ्रैक्शन ऑफ डिग्रीज, तो कम से कम डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होनी चाहिए इस हिसाब से। लेकिन हुआ क्या था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स गेट पास स्ट्रेट थ्रू, मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो तो सीधे सीधे निकल गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स, सम पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स, और वेरी फ्यू, 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा देखा गया जो कि डिफ्लेक्ट हो गया एट वेरी लार्ज एंगल, यानी कि रिबाउंड हो गया वो पार्टिकल। तो लेकिन अब यहाँ पर भले ही फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि जो पार्टिकल सीधे निकल गए वो थॉमसन मॉडल से कंसिस्टेंट है, लेकिन वो सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता थॉमसन मॉडल, और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन भी सेकंड और थर्ड को एक्सप्लेन नहीं कर सकती यहाँ पे। इसलिए ये मॉडल, इसकी लिमिटेशन ही बनी रही है कि रिबाउंड बैक क्यों होते हैं पार्टिकल्स। और इन रिजल्ट्स पर रदरफोर्ड ने एक बार ये भी कहा था, ऐसा कहते हैं कि ये उन्होंने कहा था कि दिस रिजल्ट was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you. अब हम ये देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर एटॉमिक मॉडल जो दिया उसमें क्या था। उसके पोस्टुलेट्स में बेसिकली मोस्ट ऑफ द एटम इज इन एम्प्टी स्पेस। जो स्मॉल डिफ्लेक्शंस थी उसकी वजह से पता लगा कि चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर, और जो लार्ज डिफ्लेक्शंस थी उससे पता लगा कि एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर। ये डिफ्लेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट कैसे हुए हैं इसको थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। ये कॉन्सेप्ट होता है कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। फोर्सेस एक्चुअली दो तरह की होती हैं बेस्ड ऑन द मीडियम, कि वो फोर्सेस जो बिना किसी कॉन्टेक्ट के एक्ट करती हैं और वो फोर्सेस जो कॉन्टेक्ट की वजह से एक्ट करती हैं। तो जो स्मॉल डिफ्लेक्शंस थी वो एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कोलम्बिक फोर्स की वजह से थी। वो एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए स्मॉलर डिफ्लेक्शंस। लेकिन जो मास कंसंट्रेटेड है, ये कंक्लूजन इसलिए निकला क्योंकि जो रिबाउंड्स होते हैं पार्टिकल वो इसलिए होते हैं कि
अल्फा पार्टिकल को गोल्ड न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करना पड़ेगा फॉर रिबाउंस होने के लिए। इसलिए एंटायर मास ऑफ द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर। ये बात लार्जर डिफ्लेक्शन से पता लगी। तो ये डिफरेंस इसलिए आता है कि कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं। अब इस मॉडल में कुछ फीचर्स थे कि पॉजिटिव चार्जेस इन द सेंटर ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, और द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, क्योंकि साइज ऑफ एटम जो होता है वो हमारा न्यूक्लियस से लेकर और वैलेंस ऑर्बिट तक होता है, इसलिए साइज ऑफ जो न्यूक्लियस होता है वो वेरी स्मॉल। और इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में जुड़े हुए रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं, और इसी वजह से स्मॉलर डिफ्लेक्शंस भी अपीयर होती हैं इन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। अब इस मॉडल के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनको बाद में नील्स बोहर के मॉडल ने एक्सप्लेन किया था। वो क्या ड्रॉबैक्स हैं बेसिकली, एक जो फर्स्ट ड्रॉबैक है वो ये है कि एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, और इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर कोलाइड कर जाना चाहिए था, कोलैप्स होना चाहिए था इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 10⁻⁻18 सेकेंड्स। इतने कम इंटरवल में इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स। वो ऐसा नहीं होता, इसलिए मैटर एग्जिस्ट करता है। और जो सेकंड इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि ये मॉडल इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बता सकता कि एटम के अंदर किस एनर्जी के और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बारे में रदरफोर्ड्स मॉडल में कोई डिस्कशन नहीं है, और इसको कई बार हम लोग प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के दौरान न्यूक्लियस तो डिस्कवर हो गया, लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन को भी डिस्कवर किया था। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रोटॉन की डिस्कवरी की जो स्टोरी है वो शुरू होती है 1815 से, जब विलियम प्राउट ने अपना हाइपोथेसिस दिया था। उसके बाद 1886 में यूजिन गोल्डस्टीन ने इस बात को ऑब्जर्व किया पहली बार, और 1917 में जाके प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई। उससे पहले 1911 में ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो हमने अभी पढ़ा है ये परफॉर्म हुआ था। लेकिन ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि रदरफोर्ड को 1911 के अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ये नहीं पता था कि प्रोटॉन क्या होता है, ये बाद में पता लगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जो चार्ज है और जो मास है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, और उस सेंट्रल आइडेंटिटी को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया था। बस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में इतना ही हुआ। उसके बाद फर्दर ये पता लगा कि जो प्रोटॉन है वो क्या होता है। 1917 में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने सिंटिलेशंस ऑब्जर्व की ऑन जेडनेस स्क्रीन, जो कि एक ऐसे डिस्टेंस पर थी जहां तक अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि हैवियर पार्टिकल्स हैं, वो ट्रेवल नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता तो वो ट्रेवल कर जाता, और उन्होंने वो अल्फा पार्टिकल्स एयर में ही शूट किए थे। तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल्स में से कैसे डिराइव हुआ वो उन्होंने ऑब्जर्व किया, सिंटिलेशन उनको ऑब्जर्व हुई वहाँ पे।
दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया नाइट्रोजन पर, और उसके बाद वो इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने रिएक्शन दी 14N प्लस अल्फा गिव्स यू 17 ऑक्सीजन प्लस P, और रदरफोर्ड ने इसको H प्लस लिखा था प्रोटॉन को, इसलिए रिएक्शन क्या बनी, 14N प्लस अल्फा गिव्स यू 17 ऑक्सीजन प्लस H प्लस। ये रिएक्शन रदरफोर्ड ने ओरिजिनली प्रपोज की थी, और इसी वजह से प्रोटॉन्स क्या होते हैं ये क्लियर हो सका। थैंक यू।